गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मनोहर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज अपन पढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान का 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 5 लोकतंत्र, यानी लोकतंत्र के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण में अब लोकतंत्र के दोष पढ़ेंगे। पहले पढ़े थे गुण, अब पढ़ते हैं लोकतंत्र के दोष। दोष के अंतर्गत अपन लेते हैं लोकतंत्र के दोष। डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में निम्नलिखित दोष हैं जिन्हें हम उसके विपक्ष में तर्क भी कर सकते हैं। लोकतंत्र, पहला है लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि व विवेक संपन्न मानता है, अतः उसे मताधिकार देता है और मानता है कि वह राजनीतिक मामलों में परिपक्व निर्णय देने में समर्थ होगा। किंतु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति मूलतः ऐसा अबौद्धिक प्राणी है जो अपने मूल संवेगों व आवेगों से चालित होता है, और इसलिए व्यक्ति को जब मताधिकार दे दिया जाता है तो हमें व्यवहार में लोकतंत्र की जगह क्या मिलता है? भीड़ तंत्र मिलता है। तो ये व्यक्ति के संबंध की धारणा पर भ्रमपूर्ण है, ये दोष है कि भाई उस समय जब मतदान देने का अधिकार दे दिया गया है तो वो क्या हो जाता है, अपने संवेगों और आवेगों से चालित हो जाता है और वो अपने मूल जो कार्य होते हैं वो भूल जाता है, जिसके कारण ये क्या है, व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। दूसरा है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। जो बुद्धिजीवी वर्ग होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी क्या उदासीनता होती है, ये उसे दोष बताए हैं। तो लोकतंत्र में बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता होती है। इस व्यवस्था में यह माना जाता है कि गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाता है। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं। यानी कि पढ़े लिखे लोग होते हैं और वो उनकी बजाय जो भीड़ ज़्यादा होती है, यानी कि उसको मतदान अधिक मत मिलते हैं, जिसको या बुद्धिजीवी नहीं हो, बगैर पढ़े लिखे भी हो, कम पढ़े लिखे लोग भी हो, परंतु उनके लोकतंत्र में भीड़ तंत्र होता है। ज़्यादा भीड़ होगी यानी कि उसको ज़्यादा वोट मिलेगा। तो ऐसी स्थिति होती है कि बुद्धिजीवी वर्ग को पीछे रखा जाता है, यानी कि उनकी क्या उदासीनता होती है ऐसे लोकतंत्र में। फिर है तीसरा, शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण। जो शैक्षणिक महत्व का दावा है वो भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा तथा राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। वास्तविक ऐसी इससे कदम भिन्न है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और उसे ही राष्ट्रीय हित बताकर प्रचार करते हैं। वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और जनता के विभिन्न वर्गों को अपने प्रभाव में लाने के लिए उसकी भावना को भड़काते रहते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, नागरिकों की शिक्षा होती है, नैतिक शिक्षा और राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है लोकतंत्र। परंतु इसमें साथ क्या होते हैं, अन्य राजनीतिक दल अपना फायदा उठाने के लिए जो कम पढ़े लिखे लोगों के साथ मिलकर क्या करते हैं, जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उनके साथ क्या होता है, आरोप लगा देते हैं या प्रत्यारोप लगाया जाता है। इसके कारण यह क्या होता है, भ्रमपूर्ण हो गया। शैक्षणिक महत्व का दावा भी क्या होता है, भ्रमपूर्ण हो गया। अब चौथा पॉइंट है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता है। आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता ही अर्थहीन हो जाती हैं। लोकतंत्र में चुनावों में अधिक धनिक खड़े होते हैं और अपने धन की शक्ति व प्रभाव के द्वारा चुने जाते हैं, जब वास्तविकता
नहीं, व्यवस्थापिका के अधिकांश व्यक्ति धनवान होते हैं तो वे कानून भी ऐसे ही बनाते हैं जो धनिक वर्ग के हित में होते हैं। इस प्रकार आर्थिक असमानता के कारण लोकतंत्र में गरीब वर्ग की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी लगभग अर्थहीन हो जाती है। यानी लोकतंत्र तांत्रिक स्वतंत्रता व समानता का भाव भ्रमपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो जिसके पास पैसे होगा तो वही आज के ज़माने में खड़ा हो रहा है और वही खर्चा वगैरह करता है। सब उनको जो बुद्धिजीवी होते हैं वो तो अपना ध्यान रखते हैं, परंतु जो कम पढ़े लिखे होते हैं, मजदूर वर्ग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनको पैसों के लालच के चक्कर में वो वोट ले लेते हैं और जीत जाते हैं। ऐसे जीते हुए क्या जाते हैं, संसद में जाते हैं और वो अपने धनिक वर्ग के हित में ही हमेशा क्या करते हैं, जो बिल वगैरह पास करवाना वो कार्य करते हैं, जिससे कि गरीबों को बेचारों के लिए कोई योजनाएं बनती नहीं है, बनती है तो उस पर लागू भी नहीं होती है। तो ऐसे ये कारण होता है कि वो आर्थिक क्या हो जाता है, असमानता पैदा हो जाती है। समाज में क्या हो जाती है, आर्थिक रूप से असमानता पैदा हो जाती है। गरीब तो बेचारा गरीब ही बनता जा रहा है और अमीर अमीर ही बनता जा रहा है, दोनों के बीच में बड़ी सी खाई बनती जा रही है। तो इस कारण ये क्या है, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता भ्रमपूर्ण है, ये दोष बताया गया है। पांचवा है अपना राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल परम आवश्यक माने जाते हैं, किंतु राजनीतिक दल प्रणाली में अनेक दोष भी होते हैं और इनके कारण लोकतंत्र में विकार आता है। सिद्धांत रूप में भी राजनीतिक दलों का निर्माण राष्ट्रीय हित में होता है और वे जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक व आर्थिक नीतियों व कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं, किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को महत्व देते हैं। यानी कि जो राजनीतिक दल होते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय दल है या राज्य का दल है, ऐसे राजनीतिक दल होते हैं, दलों में अनुसार उसमें लोकतंत्र में राष्ट्रीय भक्ति की भावना होनी चाहिए, परंतु वो क्या हो गया, दल के अंदर ही सीमित रह जाते हैं और दल भक्ति की और महत्व देने लगे। यानी कि कांग्रेस पार्टी के कांग्रेस के विचारधारा वाले कांग्रेस के दल वाले हो गए, बीजेपी की विचारधारा वाले बीजेपी वाले हो गए और अन्य दलों के विचारधारा वाले वो अन्य दलों में बढ़ जाते हैं। इसमें क्या होता है, देश को नुकसान होता है, राष्ट्र प्रेम की भावना को नुकसान पहुंचता है। तो ऐसे क्या हो, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, ये भी एक दोष है। छठा है अपना अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया गया है, किंतु व्यवहार रूप में लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता है। जब कोई भी बड़ी असफलता मिलती है तो सरकार विरोधी दल के आंदोलनों में अडंगा डालने की नीति को असफलता के लिए उत्तरदायी बताती है, किंतु विरोधी दल असफलताओं के लिए स्वयं सरकार की नीतियों को दोषी बताते हैं। यानी विरोधी दल आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, पक्ष और विपक्ष वाले, और वो कुछ विकास के कार्यों में बार बार क्या बाधा डालते हैं, अड़िंगा डालते रहते हैं और उनके खिलाफ सरकार के खिलाफ आंदोलन कराते रहते हैं, हड़तालें कराते रहते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, उसमें सरकार सही निर्णय नहीं ले सकती है और अपना उत्तर भी सही समय पर नहीं दे सकती है। तो ये क्या हो गया, दोष हो गया अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, यानी कि उत्तर नहीं दे सकती है वो शासन प्रणाली। सातवां है सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय। यानी कि लोकतंत्र एक ऐसा शासन होता है जिसमें क्या होता है, दोष बताया गया है कि सार्वजनिक धन का अपव्यय और समय का भी अपव्यय होता है, खूब सारा खर्चा होता है और टाइम भी खूब लगता है। लोकतंत्र में नीतियों के निर्धारण और कानून के निर्माण में अत्यधिक धन व्यय होता है, समय की भी बर्बादी होती है और सभी कार्य विभिन्न समितियों के द्वारा तथा व्यवस्थापिका की लंबी चौड़ी बहस द्वारा किए जाते हैं। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय व धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है। इसी प्रकार आम चुनावों में भी राष्ट्रीय धन व समय की बहुत हानि होती है। गरीब देशों के लोकतंत्र एक और तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली है और दूसरी और इसमें विकास की गति भी बहुत धीमी होती है। यानी कि सार्वजनिक
धन और समय क्या यह होता है कि लोकतंत्र में एक जो नीतियाँ बनती है, अपने कानून बनता है, उसमें खूब खर्चा आता है, उसके साथ समय भी खूब लगता है। एक कानून बनाने में खूब समय लग जाता है, कभी कभी 2-2 वर्ष लगता है, कभी 1 वर्ष लगता है, टाइम का कोई पता नहीं चलता है। उसके साथ क्या होता है, जो व्यवस्थापिका के द्वारा संसद में बहस होती है, किसी कानून को बनाने के लिए बहस होती है, तो वो खूब समय ले लेती है। और अपना देश होता लोकतंत्र के शासन प्रणाली में अधिकतर देश है, राष्ट्र है, वो विकासशील देश है, इनका विकास हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि राष्ट्रीय धन और बहुत धन के साथ उनके समय की भी बहुत हानि होती है। और लोकतंत्र एक और तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीला है, और दूसरी ओर उसमें विकास की गति भी क्या होती है, धीमी होती है, इनकी जल्दी निर्णय नहीं ले सकते। 8वां उदासीनता मतदाता, उदासीन मतदाता, इनकी लोकतंत्र जनता का शासन कहलाता है। लोकतंत्र किसका शासन कहलाता है? जनता का। किंतु लोकतंत्र में होने वाले चुनावों में मतदाता पर्याप्त रुचि नहीं रखते हैं। राजनीतिक दलों तथा उनके उम्मीदवारों का अत्यधिक प्रयत्न के बावजूद मतदान में 50 से 60% के बीच मतदाता भाग लेते हैं। इसमें यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण स्वयं जनता इस शासन प्रणाली को अपना नहीं मानती है। इसके अलावा जब सभी मतदाता मतदान नहीं करते हैं तो प्राय कम योग्य व अवसरवादी प्रकृति के प्रतिनिधि भी चुन लिए जाते हैं। यानी कि उदासीनता मतदाता का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्शन होता है, जब वोटिंग होती है, तो उस समय वोट देने की बहुत कम लोगों की इच्छा होती है। ऐसे ही में क्या होता है कि आज के ज़माने में देखो 60%, 65% या 70%, 72%, 75% बहुत ही कम क्या होती है, वोट कास्टिंग होती है, जिसके कारण क्या मतदाता क्या उदासीनता माना गया। मतदाता को क्या माना गया? उदासीनता है। वो बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेता है, अपना मतदान का अधिकार का पूर्ण उपयोग नहीं करता है। ये क्या कहलाती है? उदासीनता मतदाता, उदासीन मतदाता, ये भी एक दोष है। 9 नंबर है संकट काल की दृष्टि में कमजोर शासन है। युद्ध अथवा अन्य प्रकार के संकटों की स्थिति में लोकतंत्र शासन कमजोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रीकरण होती है। इस प्रणाली में शीघ्र व गुप्त निर्णय संभव नहीं होते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के अलावा सभी यूरोपीय लोकतांत्रिक देश नाजी जर्मनी के सामने, द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद पूर्व यूरोप के लोकतांत्रिक राज्य साम्यवादी सोवियत संघ के सामने कमजोर सिद्ध हुए थे। यानी कि संकट काल के समय जब भी अपने युद्ध में या ऐसी बाहरी आपत्ति आ जाती है, संकट काल आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जल्दी निर्णय नहीं लिया जा सकता है लोकतंत्र में। अगर जल्दी निर्णय नहीं लोगे तो वापस उसके जब बाहरी युद्ध हो जाएगा तो आप वापस उसका कैसे पुरजोर से अपना उसका उत्तर दोगे। तो ऐसी स्थिति में ये कमजोर माना गया है। 10वां है लोकतंत्र विश्व शांति का सार्थक नहीं है। लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जो विश्व शांति के लिए समर्थक नहीं है। साम्यवादी आलोचकों का मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवादी युद्ध और साम्राज्यवाद को जन्म देता है और अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता है। ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों में युद्ध एवं साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। यद्यपि वर्तमान में यूरोप में समृद्ध लोकतांत्रिक राज्य युद्ध एवं राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरोधी दिख पड़ रहे हैं, किंतु इनकी नीतियां एवं नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही हैं, जिसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, नव उपनिवेशवाद कहते हैं। वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं की मदद से अफ्रीका व एशियाई अर्थव्यवस्था को अपने हितों के प्रभावित कर रहे हैं। साम्यवादी विचारकों का मत है कि आधुनिक काल में भी लोकतंत्र और पूंजीवाद में साठगांठ है और ये विश्व शांति के लिए क्या बन सकता है? खतरा है। तो ये था अपने क्या
हाँ विश्व यानी कि ये लोकतंत्र के दोष थे। आलोचनात्मक परीक्षण में दोष अपन पढ़े थे, 10 दोष थे। 10 दोष में लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं, संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन हो, उदासीन मतदाता, सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय, अनुत्तरदायी शासन प्रणाली, राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता व समानता पूर्ण है, भ्रमपूर्ण है, शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण है, बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता, लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। तो ये लोकतंत्र के दोष थे। इसके बाद अपन लेते हैं नेक्स्ट क्लास लेते हैं अपनी जो सिलेबस में है, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ। तो परिस्थितियों के बारे में अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना परिस्थितियाँ। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ होनी चाहिए।